हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 की। पहले तो हम कंटेक्स्ट समझ लेते हैं कि इस चीज़ के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिसेंटली जो यूपी गवर्नमेंट है उन्हें सुनाया है कि ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का कैसे इस तरह से गलत इस्तेमाल हो रहा है। एक्चुअली पूरी केस अगर हम समझे तो ये केस है कि जनवरी 2018 से दिसंबर 2020 के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट करीब करीब 120 जो केसेस है जो पर्टिकुलरली नेशनल सिक्योरिटी एक्ट से रिलेटेड है उन पे सुनवाई कर रही है। और ये जो सुनवाई है हैबस कार्पस की पिटीशन होती है। हैबस कार्पस ये आर्टिकल 32 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। ये इस तरह से होता है कि अगर किसी को अरेस्ट किया जाए तो हम हेबस कार्पस पिटीशन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हम पेश कर सकते हैं, ये कहकर कि हमें जो पर्सन अरेस्ट किया गया है उसे कोर्ट में पेश करने की हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस पर्सन को कोर्ट में जो है पेश किया जाता है। तो इसकी जो 120 पिटीशन जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो 94 केसेस थे, 120 में से 94 केसेस, उसमें से जो डीएम की ऑर्डर थी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर अरेस्ट करने की, उसे कैंसिल कर दिया है, उनको छोड़ दिया गया है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा है कि करीब करीब 11 जो डिटेंशन है जिसमें अरेस्ट किया गया था उस पर्सन को, उसमें नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, मतलब दिमाग का यूज नहीं किया गया है बाय डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट जब वो ऑर्डर पास कर रहा था। करीब करीब 13 केसेस उसमें है जिसमें कोर्ट ने ये कहा गया है कि जो पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है उसे एक अपॉर्चुनिटी जो है उसे नहीं दी गई अपने आप को डिफेंड करने के लिए। और 7 केसेस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ये कह रहा है कि इसमें इन 7 केसेस में ये नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, नॉर्मल सिचुएशन थी, उसमें एनएसए इन्वोक करने की या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को यूज करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो इस रिलेवेंस से हम इस एनएसए के बारे में बात कर रहे हैं। तो एनएसए क्या है, पहले तो हम ये समझ लेंगे कि ऐसे क्या प्रोविजन है एनएसए में जिसकी वजह से इसे इतना क्रिटिसिज्म इसका होता है। तो पहले तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब किसी व्यक्ति को किसी घटना होने से पहले ही अरेस्ट कर लो, ये कहकर कि फ्यूचर में ये व्यक्ति कोई क्रिमिनल एक्ट कर सकता है या कोई चीज कर सकता है जो लॉ के अगेंस्ट है। तो मतलब कोई चीज होने से पहले उस व्यक्ति का अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या गवर्नमेंट सोचती है, एडमिनिस्ट्रेशन ये सोचता है कि ये व्यक्ति इन पर्टिकुलर नॉन लीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है, तो उसे पहले ही अरेस्ट कर लो, इसे कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। तो ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है जिसे 23 सितंबर 1980 में इनेक्ट किया गया था ड्यूरिंग इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 है जो इस बारे में जो है गवर्नमेंट को इस तरह की परमिशन देता है, एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह की परमिशन देता है कि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन को यूज करे। सो आर्टिकल 22 में ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति को अगर तुम प्रिवेंटिव डिटेंशन में लेते हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा तुम 3 मंथ रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। पर 2 प्रोविजन उसमें ऐसी दी गई है जिससे ये 3 मंथ का है एक्सटेंशन किया जा सकता है। तो फर्स्ट प्रोविजन ये है कि एक एडवाइजरी बोर्ड जो स्टैब्लिश किया गया है हैदराबाद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने, अगर उसने कहा कि नहीं सफिशिएंट अपने पास रीजन है कि इस एक्सटेंशन जो है 3 मंथ्स का जो पीरियड है उसे एक्सटेंड कर देना चाहिए, तो एक्सटेंड हो जाता है। एडवाइजरी बोर्ड के बारे में हम आगे भी देखेंगे डिटेल में। और दूसरी चीज है कि अगर जो पर्सन अरेस्ट किया गया है किसी लॉ, जो किसी पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बनाया है और उस लॉ के अंडर अगर एक्सटेंशन की प्रोविजंस है तो उस पर्सन को 3 मंथ से ज्यादा एक्सटेंड ये कर सकते हैं। तो एनएसए जो है ये आर्टिकल 22 के अंडर जो गवर्नमेंट को पावर्स दिए गए हैं कोई लॉ इनेक्ट करने के लिए कि जो डिटेंशन एक्सटेंड करने के लिए, उससे अंडर ये लॉ बनाया गया है। तो उसमें जो प्रोविजंस है उसमें प्रोविजंस ये है कि सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए कह सकता है कि अरेस्ट इन द ग्राउंड्स की ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये व्यक्ति खतरा है, ये कहकर उसे अरेस्ट किया जा सकता है। जब वो पर्सन अरेस्ट किया जाता है तो उसे 12 महीने तक तुम डिटेन कर सकते हो। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में तो ज्यादा से ज्यादा 3 दिए गए हैं, पर जो उसमें जो एक्सेप्शन दिया गया था ये एक्सेप्शन को यूज करके जो एक्सटेंशन है उसे 12 महीने तक किया गया है। और इसे और भी एक्सटेंड किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट कहे कि हमारे पास कोई फ्रेश एविडेंसेस आए हैं, उसकी वजह से हम ये एक्सटेंड कर रहे हैं। और प्रोविजन ये है कि अगर तुम अरेस्ट कर लेते हो किसी व्यक्ति को तो जरूरी नहीं है कि तुम उसको बताओ कि तुम उसे क्यों अरेस्ट कर रहे हो 5 दिन तक, बट किसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में करीब करीब 10 दिन तक तुम इस व्यक्ति को अगर ना भी बताओ कि तुम्हें अरेस्ट क्यों किया गया है, तब भी वो अलाउड है गवर्नमेंट को या एडमिनिस्ट्रेशन को। तो ये एडवाइजरी बोर्ड क्या होता है, जिसमें हमने यहाँ पे देखा है कि एडवाइजरी बोर्ड इस्टेब्लिश किया जाएगा और ये कह सकता है एक्सटेंशन
जो डिटेंशन है उसे एक्सटेंड करने के लिए। तो ये एडवाइजरी बोर्ड क्या होता है? तो ये एडवाइजरी बोर्ड जो होता है ये इस्टेब्लिश किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने के ऑर्डर से अगर पर्सन अरेस्ट हुआ हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया जाता है करता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर से अरेस्ट हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करता है। तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इस एडवाइजरी बोर्ड को इस्टेब्लिश करते हैं। तो कौन होता है इस एडवाइजरी बोर्ड में? 3 मेंबर का एडवाइजरी बोर्ड होता है और ये जो मेंबर का क्वालिफिकेशन एक हाई कोर्ट के जज की तरह होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन की बात करें, ऐसे नहीं कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के जज मेंबर्स होंगे, बट उनका जो क्वालिफिकेशन होगा वो हाई कोर्ट की जज की तरह होना चाहिए। तो वो मेंबर्स गवर्नमेंट या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर बना सकती है। तो जो ग्राउंड्स है जिनके अंडर ये डिटेंशन किया गया है एडवाइजरी बोर्ड के पास 3 वीक्स तक दे देने चाहिए ऑन द डेट ऑफ डिटेंशन। तो जब डिटेंशन होगा उसके 3 हफ्ते के पहले ही एडवाइजरी बोर्ड को यह बोलना जरूरी है कि इसे क्यों अरेस्ट किया गया है। सो जो डिटेनी पर्सन है जिसे अरेस्ट किया गया है वो अपील कर सकता है एडवाइजरी बोर्ड को ये कहकर कि ये डिटेंशन इलीगल है, मुझे छोड़ दे। पर यह बात भी इसमें है, इस लॉ में दी गई है कि जरूरी नहीं है कि उसे लॉयर दिया जाएगा। नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन में ये बहुत जरूरी दिया गया है कि कोई व्यक्ति अगर अरेस्ट होता हो प्रिवेंटिव डिटेंशन में या किसी भी तरह से तो उसे लॉयर प्रोवाइड करना ही चाहिए। अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाता है तो गवर्नमेंट उसे लॉयर देती है। बट एनएसए में जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है इसमें यह प्रोविजन है कि जरूरी नहीं है कि उसे लॉयर दिया जाएगा। इसलिए बहुत सारे प्रोविजन ऐसी बहुत सारी जो प्रोविजन है उसकी वजह से इस लॉ को ड्रैकोनियन लॉ कहा जाता है, खतरनाक लॉ कहा जाता है। पर अगर एडवाइजरी बोर्ड अगर ये कह दे कि ये जो ग्राउंड्स दिए गए ये सफिशिएंट नहीं है या जो डिटेंशन है जिस व्यक्ति का वो इलीगल है, वो लॉफुल नहीं है, तो उस व्यक्ति को छोड़ दिया भी जा सकता है। तो एडवाइजरी बोर्ड बहुत तरह से काम करता है। एक तो ये लॉयर भी नहीं प्रोवाइड करता, ये ड्रैकोनियन प्रोविजन तो है ही, पर अगर एडवाइजरी बोर्ड अगर छोड़ने के लिए बोले तो उसे छोड़ना पड़ता है। पर इसका क्रिटिसिज्म क्या है कि क्यों इस लॉ को क्रिटिसाइज किया जाता है? हालांकि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का अच्छा भी यूज होता है कि किसी टेररिस्ट हो या कोई व्यक्ति हो जो इलीगल एक्टिविटीज में हो, जो देश के लिए खतरा हो सकता है, उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, उनके लिए ऐसी प्रोविजंस की जरूरत होती है, पर फिर भी ये क्रिटिसाइज किया जाता है। तो उसके क्रिटिसिज्म के कुछ रीजन है यहाँ पे दिए गए हैं। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, जो सारे जो क्राइम जो यहाँ पे होते हैं उसके सारा रिकॉर्ड रखा जाता है इंडिया में, इंडिया के सारे क्राइम्स का रिकॉर्ड, वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो एनएसए के अंडर, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर जितने भी डिटेंशन होते हैं उसका रिकॉर्ड नहीं रखती है। तो हमें पता ही नहीं चलता कि कितने अरेस्ट हुए और कितने लोगों को छुटकारा मिला है और कौन कौन से ग्राउंड्स पे ये लोग अरेस्ट हुए हैं। तो ये क्रिटिसिज्म बनता है। फिर आता है कि इस एक्ट को बहुत बार मिसयूज के लिए किया जाता है। बहुत बार इसे जर्नलिस्ट के अगेंस्ट या अपोजिशन पार्टी के लीडर्स के अगेंस्ट या कोई व्यक्ति गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है उसके अगेंस्ट इसका यूज किया जाता है। ठीक है। और ये कहा जाता है कि नॉर्मली जो है कि किसी को ट्रायल तुम दे नहीं रहे हो, ट्रायल मतलब जुडिशियल प्रोसीजर, जुडिशियल ट्रायल की यहाँ पे बात हो रही है। अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल टाइम्स में जो कि नॉर्मली उसे किसी नॉर्मल लॉ के अगेंस्ट उसे अरेस्ट किया गया है, नॉर्मल अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए अरेस्ट किया गया है, तो अगर तुम उसे ट्रायल ही नहीं दे रहे हो तो डेफिनेटली तुम उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एज ए ह्यूमन राइट्स भी इसके वायलेट हो रहे हैं। फिर आता है कि ये जो एनएसए है उसमें किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं, तुम चार्ज भी उस पर फ्रेम नहीं कर रहे हो और उसे अरेस्ट भी कर रहे हो, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट या पुलिस जो है इसे यूज करती है जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है और जो कोड्स है उनको बाईपास करने के लिए। तो मतलब अगर किसी गवर्नमेंट और पुलिस को अगर कोई व्यक्ति पसंद नहीं है उसको जेल में डालना है तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और कोड के सहारे वो कर सकती है। पर अगर उसे बाईपास करने हो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को और कोड्स को तो एनएसए उस व्यक्ति पे लगा दिया जाता है और उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है। और वन ऑफ द क्रिटिसिज्म है कि बहुत बार एक जर्नलिस्ट जो होते हैं, जो क्रिटिकल होते हैं गवर्नमेंट्स को, उनको इनके अगेंस्ट ये ज़्यादा यूज होता है ताकि उनकी वॉइस जो है साइलेंट की जाए, गवर्नमेंट्स के वो क्रिटिसिज्म ना करे। तो कंक्लूजन क्या है, ये सारा चीज़ें जो हमने देखी उसका कंक्लूजन क्या है? तो 1980 में ये लॉ इनेक्ट हुआ था, ये मोर देन 40 साल से पुराना हो गया है, मोर देन 40 ईयर्स पुराना हो गया है। अब जरूरी है उसको चेंज करें। और दूसरी बात जो है कि जिस कंडीशंस होती है जब वो अरेस्ट किया जाता है पर्सन, जिस कंडीशंस के जो ग्राउंड्स है, जिस ग्राउंड्स के बेसिस पे उस पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, वो ग्राउंड्स एक्चुअली लॉ में डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि इन पर्टिकुलर ग्राउंड्स के अंडर वो पर्सन क्रिटिसाइज हो जाता है, अरेस्ट किया जा सकता है। तो अगर हम ग्राउंड से डिफाइन नहीं करेंगे तो एक तो ब्रॉड ग्राउंड दे देंगे कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, तो फिर किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है और उसके मिसयूज के चांसेस बहुत ही ज़्यादा आते हैं।
इसलिए इन ग्राउंड्स को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।